अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज जो हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है ग्रामर की बेसिक्स। कि हमने इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स देखनी है कि कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखने लगते हैं तो सबसे पहले हम उनकी बेसिक्स देखते हैं कि क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या बुनियाद है, क्या बेस है किसी भी लैंग्वेज की। तो सेम हमने इसी तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स देखनी है आज। कोई भी लैंग्वेज आप स्टार्ट करने से पहले उसकी जब तक बेसिक्स नहीं समझ लेते आपको वो लैंग्वेज कम्प्लीटली समझ नहीं आती। तो आज हम देखते हैं कि इंग्लिश की बेसिक्स में क्या क्या हमारे पास आता है। हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। हमारे पास आउटलाइन में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो ग्रामर की बेसिक्स में आती हैं वो हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फंक्शनल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बेसिक टाइप्स और हैं, फंक्शनल टाइप्स हमारे पास सेंटेंसेस की और हैं, और लास्ट हमारे पास होगी अपोजिटिव। इसके अलावा भी बहुत सारी ग्रामर है हमारे पास, पर जो बेस है जिससे हमारा एक लैंग्वेज हमारी स्टार्ट होती है, जो सिंपलेस्ट हमारे पास अभी चीज़ें हैं वो हम उनको कहते हैं ग्रामर की बेसिक्स। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और हमें सारा पता है इसके बारे में कि ये वर्ड क्लासेस होती हैं कि जब डिफरेंट वर्ड्स मिलते हैं तो ही सेंटेंस बनता है ना। तो वो डिफरेंट वर्ड्स भी कौन कौन से वर्ड्स होंगे, वो नाउन्स होंगे, प्रोनाउंस होंगे, वर्ब्स होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे, एडवर्ब्स होंगे। यही चीज़ें मिलकर ही क्या बनाती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाती हैं। They come in varieties and may show up anywhere in a sentence. Obviously noun की बहुत सारी varieties होती हैं, person, place और thing है। verb बहुत तरह के होते हैं, मतलब action आपके पास बहुत सारे सेंटेंस, हर सेंटेंस में action डिफरेंट होगा। adjectives बहुत तरह के होते हैं, adverbs बहुत तरह के होते हैं। ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में सारा डिस्कस कर चुके हैं कि what is parts of speech। जितनी भी वर्ड क्लासेस हैं हमने, जो बेसिक वर्ड क्लासेस हैं वो हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली हैं, और इनकी वैरायटी भी हमें पता है कि जब हम सेंटेंसेस में उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कि एक पर्सन के नेम ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन का नेम सेम हो, चेंज होगा। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी हर नाउन की चेंज होगी, ज़रूरी नहीं है कि सबकी सेम हो। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस में वैरायटी लाते हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर, के सेंटेंसेस एक स्ट्रक्चर की बेस पे चलते हैं। आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है, उससे जोड़ के ही आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। आप इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इन वर्ड क्लासेस को ऐसे ही नहीं कि आप एक लिख देंगे लाइन में और वो एक सेंटेंस बन जाएगा, बल्कि उनको एक बनाने का तरीका होता है। वो तरीका हमें आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम एक सेंटेंस अच्छे से बना सकते हैं, एक ग्रामेटिकल सेंटेंस हम बना सकते हैं। चले हम सेंटेंस की अब डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट and consists of a subject and a predicate. A sentence begins with a capital letter and ends with a punctuation mark. अब क्या है, एक तो सेंटेंस हमें कंप्लीट थॉट देगा, मतलब अपनी बात पूरी करेगा। जब तक बात पूरी नहीं होगी आप ये समझेंगे कि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। एक तो हमें कंप्लीट थॉट मिलेगी, दूसरी चीज़ उसके अंदर जो मेन होगी वो होगी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में होगा नाउन जिसके बारे में बात हो रही है, जो कोई काम करेगा। और इसका जो बेसिक रूल है वो मैं आप सब स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो आपने हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करना है। पहला वर्ड कैपिटल लेटर से, उसका अल्फ़ाबेट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर होगा, और उसका जो एंड होगा, जब सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आपकी बात पूरी हो गई है, तो आप पंचुएशन मार्क, फुल स्टॉप मतलब कि डॉट का यूज़ करोगे, जिसको हम पीरियड भी कहते हैं। तो आप ये यूज़ करोगे और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल, सब्जेक्ट द सेल्समैन, प्रेडिकेट सोल्ड 100 टाइज। अब हम ये देखते हैं कि सेंटेंस कंप्लीट क्या बन रहा है, द सेल्समैन सोल्ड 100 टाइज। सब्जेक्ट है हमारे पास सेल्समैन। अब हमने बताना भी तो है ना कि क्या कर रहा है हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। तो वो हमें कहाँ पता लगेगा, वो हमें पता चलेगा प्रेडिकेट के अंदर। कि प्रेडिकेट हमें बताएगा कि जो सब्जेक्ट है उसने क्या किया है। तो इस तरह
प्रेडिकेट में पता लग गया सोल्ड 100 टाइज के सेल्समैन ने 100 टाइज जो हैं वो क्या की, सेल की। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अब हम इसको मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं। सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, प्रेडिकेट की डेफिनेशन देखते हैं और ऑब्जेक्ट की, क्योंकि यही तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती हैं। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा SVO जो है वो हमारा बेसिक जो है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर चलता आ रहा है। आगे कॉम्प्लिकेशंस बहुत बाद में जाके आती हैं, जो बेसिक है वो यही है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट। मतलब प्रेडिकेट के अंदर वैसे ऑब्जेक्ट आ जाता है, पर हम देखते यही हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट क्या है, फिर उसने क्या किया, और ऑब्जेक्ट क्या है कि उसने ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया। यहाँ पे अब हम ये चीज़ें देखते हैं। सब्जेक्ट, द पर्सन, एनिमल और थिंग इन अ सेंटेंस परफॉर्म्स एन एक्शन और हैज़ एन एक्शन डन टू इट। के सब्जेक्ट क्या है, एक ऐसा पर्सन, एनिमल या कोई चीज़ है जिस पे या तो कोई एक्शन हुआ है या उसने कोई एक्शन किया है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, जॉन टेक्स द बस एवरी डे। के जॉन यहाँ पे क्या है, हमने सब्जेक्ट देखा है कि कौन काम कर रहा है, जॉन कर रहा है। बस कौन ले रहा है, जॉन ले रहा है। तो जॉन टेक्स द बस एवरी डे, यहाँ पे जॉन जो है वो सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास फूड इज़ ईटन एवरी डे। तो फूड जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। ये हमें आगे बता रहा है, सेंटेंस के अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि इज़ ईटन एवरी डे। बाकी पार्ट हमारे पास प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट हम देख लेते हैं, मज़ीद इसकी एलेबोरेशन देख लेते हैं, ये क्या है। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ वर्ब एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। के एक तो पहली बात, प्रेडिकेट स्टार्ट वहाँ से होगा जहाँ से वर्ब होगा, वर्ब से हमारे पास प्रेडिकेट स्टार्ट होगा और वो हमें इंफॉर्मेशन देगा सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट ने क्या की। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैक वॉक्स टू वर्क। अब जैक तो हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। अब हमने देखना है कि जैक ने क्या एक्शन किया है, वो हमें प्रेडिकेट में पता चलेगा। वॉक्स टू वर्क यहाँ पे हमारे पास प्रेडिकेट हो गया जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है जैक के एक्शन की। इन दिस सेंटेंस जैक इज़ द सब्जेक्ट एंड वॉक्स टू वर्क इज़ द प्रेडिकेट। यही जो बात मैंने आपको भी बताई, ये वही है कि जैक यहाँ पे सब्जेक्ट है और वॉक्स टू वर्क प्रेडिकेट है। थर्ड हमने क्या चीज़ देखी है, ऑब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। कि ऐसे इंसान या कोई चीज़ या कोई एनिमल जो कि सब्जेक्ट के एक्शन से, सब्जेक्ट के काम से अफेक्ट होगा, जिस पर कोई असर पड़ेगा सब्जेक्ट की वजह से, वो चीज़ क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मंकी एट आ बनाना। अब क्या है, द मंकी हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर हम अभी ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे तो प्रेडिकेट हमें मिल जाएगा, एट आ बनाना। पर हम अब ऑब्जेक्ट ढूंढना चाह रहे हैं, तो हमने देखना है कि अब मंकी ने किस पर एक्शन किया है, किससे क्या, मंकी के एक्शन से क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है, बनाना अफेक्ट हो रहा है कि उसने बनाना को खा लिया, ख़त्म हो गया बनाना। तो यहाँ पे बनाना जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये हमारे पास बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर था। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में हमारे पास फ्रेज़ आ जाती है और क्लॉज आ जाती है। ये थोड़ा सा आगे पीछे है आपके पास स्लाइड्स पर। हम पहले देख लेते हैं क्लॉज को। क्लॉजेज़ क्या होती हैं, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है सेंटेंस का। जैसे सेंटेंसेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू क्लॉजेज़, कि एक सेंटेंस को आप क्लॉजेज़ में ब्रोक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, उनको छोटा कर सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन भी दे देंगे और वो छोटा भी हो जाएगा। क्लॉजेज़ लाइक एनी सेंटेंस हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट टू। अब उनके पास क्या होता है, सेंटेंसेस की तरह एक अपना सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, My parents are going to a restaurant and they will be home
लेट। अब ये हो गया है बड़ा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस तो नहीं है ये, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा। ये थोड़ा सा अगर हम लंबी बात जब करना चाहते हैं उस बात के अंदर हमारे पास क्लॉज आ जाती है, क्लॉजेज आ जाती हैं। अब हमारे पास एक सेंटेंस कैसे हो गया, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, ये हमारे पास एक सेंटेंस कंप्लीट था। और दे विल बी होम लेट, ये भी हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस है, पर हम इसको अटैच करना चाह रहे हैं और हम अपनी बात किस तरह कंप्लीट करेंगे, वो हम एंड के यूज़ से, मतलब कि हम इसको क्लॉजेस बना देंगे, हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे और हम इसको कहेंगे ये क्लॉज है, और उन दोनों को मिलाकर हम एक सेंटेंस बना लेंगे। दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 क्लॉजेस, कि ये कंप्लीट सेंटेंस है और ये 2 क्लॉजेस पर मुश्तमिल है और उन्हीं 2 क्लॉजेस से ये बना हुआ है। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा सिंपल हमने इसको डिस्कस किया है। आगे जाके हम मज़ीद अगले लेक्चर्स में क्लॉज को, फ्रेज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो अभी इसके अंदर हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझना, हमने जस्ट इसकी डेफिनेशन को, इसकी एग्ज़ाम्पल को समझना है। नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास है फ्रेज़ पहला। अब उससे भी, क्लॉज से भी छोटा एक पार्ट होता है हमारे सेंटेंस के अंदर, उसको हम कहते हैं फ्रेज़। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज़ कॉल्ड अ फ्रेज़। अब ऐसे वर्ड्स हैं तो वो 2 या 3 सेंटेंस के अंदर, पर ना ही वो सब्जेक्ट बन रहे हैं और ना ही उनका अपना कोई प्रेडिकेट है, मतलब वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, आपको कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहे, तो इसलिए हम उसको कहते हैं फ्रेज़। Phrases act like parts of speech inside clauses. They can act as nouns, adjectives, adverbs and so on. अब हमने clauses ऊपर देख लिए हैं। clauses के अंदर ये parts of speech की तरह यूज़ हो सकते हैं और ये nouns की तरह, adjectives की तरह, adverbs की तरह भी यूज़ हो सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं कि ये कैसे हमने इसको यूज़ किया। See the examples of phrases underlined below. The bewildered old man couldn't find the exit. अब यहाँ पे the bewildered old man, यहाँ पे एक तरह से उसकी जो क्वालिटी बता दी गई है, एडजेक्टिव उसको साथ लगा दिया ओल्ड मैन के साथ, तो ये चीज़ एक फ्रेज़ में बन गई। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, सब्जेक्ट तो है पर प्रेडिकेट नहीं है, हमें पूरी बात समझ नहीं आ रही, पर ये क्या कर रहा है, ये नाउन फ्रेज़ बन गई है, द bewildered ओल्ड मैन और couldn't find the exit, ये तो बाकी सेंटेंस वैसा ही है। अब हम अगर इसको अलग करें, द bewildered ओल्ड मैन, इसकी हमें कोई समझ नहीं आती, तो फ्रेज़ का मतलब ही असल ये है कि आपको पूरा आइडिया नहीं देते, आपको पूरी बात समझ नहीं आती, उसके लिए आपको मज़ीद सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे हम द bewildered ओल्ड मैन कहेंगे, नाउन फ्रेज़ है, नाउन को भी डिस्क्राइब कर रहा है ये फ्रेज़, और ये अलग से यूज़ भी नहीं हो सकता, तो ये नाउन फ्रेज़ है। दूसरा देखें आप एग्ज़ाम्पल, अराउंड द कॉर्नर केम द पोस्टमैन। अब अराउंड द कॉर्नर क्या हो गया, हमें समझ ही नहीं आ रही ये बात, क्या बात है ये, क्या इसका क्या मीनिंग है। इसको हम अलग करें सेंटेंस से, इसका कोई मीनिंग नहीं है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, तो उसके लिए आपको मज़ीद सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी समझने की। तो हमने उसके साथ फिर मज़ीद सेंटेंस लगाया, केम द पोस्ट मैन, फिर हमें समझ आई कि हाँ कॉर्नर के करीब क्या हुआ, कॉर्नर से या कॉर्नर के करीब पोस्टमैन आया, इस तरह से हमें बात समझ आई। अब कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर जब हमने किया तो हम कहते हैं कहाँ, किस तरफ से आया, केम द पोस्टमैन किस तरफ से आया, और एडवर्ब ही इस चीज़ का आंसर देता है, व्हेन, वेयर, हाउ का, तो ये एडवर्बियल फ्रेज़ हो गई अराउंड द कॉर्नर। द न्यूज़पेपर इज़ ऑन द टेबल, अब हमने देखना है ऑन द टेबल। अब देखिए अगर हम ये लाइन, ये फ्रेज़ देखें, ऑन द टेबल, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, टेबल सब्जेक्ट है, पर हमारे पास कोई प्रेडिकेट नहीं है, हमारे पास अगर अगले मीनिंग नहीं आ रहे, अगली इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही उस सब्जेक्ट के बारे में, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सेंटेंस का बाकी पार्ट चाहिए। पर ऑन द टेबल, क्योंकि ऑन जो है वो किस चीज़ से है, प्रेपोजिशन है, और हमारी जो फ्रेज़ है वो प्रेपोजिशन से शुरू हो रही है, तो ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज़ तो बन जाती है, पर ये आपको मीनिंग नहीं दे रही, इसके लिए हमें द पेपर, न्यूज़पेपर इज़ ज़रूरत पड़ेगी ऑन द टेबल को पूरा करने के लिए, तभी हम अपने मीनिंग को समझा सकते हैं।
नेक्स्ट देखें बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में जो बेसिक हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस क्या है? अ सिंपल सेंटेंस इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद नो कंजंक्शन और डिपेंडेंट क्लॉज। एक सादा सेंटेंस है, उसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि किसी और का सहारा ना लेने वाला, कि ऐसी क्लॉज होगी जो किसी और का सहारा नहीं लेगी, ना ही उसके अंदर कोई कंजंक्शन होगी और ना ही कोई उसके अंदर डिपेंडेंट क्लॉज होगी। वो एक इंडिपेंडेंट होगी, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, उसके साथ कोई और वर्ड लगने की, कोई फ्रेज़ लगने की, कोई क्लॉज लगने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वो अपना पूरा जो मतलब है वो हमें समझा रही है। जैसे आप देखें सिंपल सेंटेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल जूडी लाफ्ड। छोटा सा सेंटेंस है, आपको पूरी बात समझ आ रही है कि जूडी हंसा, तो ये आपको बात क्लियर हो गई। यह हो गया हमारे पास सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट देखें कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होंगे? अ कंपाउंड सेंटेंस इज़ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइंट बाय अ कंजंक्शन। अब कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, फॉर, नॉर, येट, सो। ये हमारे पास सारे हैं कंजंक्शंस। इनसे हम अटैच कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं दो क्लॉजेज़ को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़। इंडिपेंडेंट मतलब कि जिनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ऐसी क्लॉजेज़ को हम कंजंक्शन से ऐड करते हैं और एक कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे दो हमने सिंपल सेंटेंसेस को या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को हमने मिक्स किया है या कंबाइन किया है। जूडी लाफ्ड, जिमी क्राइड। ये अलग अलग भी हमें पूरे मीनिंग दे रहे थे, पर हमने इनको एक सेंटेंस में करना है, इनको हमने इकट्ठा जोड़ लेना है, तो हमने उनको एंड कंजंक्शन से जोड़ लिया और एक कंपाउंड सेंटेंस इसको बना दिया। जूडी लाफ्ड एंड जिमी क्राइड। ये हो गया हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास देख लें, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डिपेंडेंट आपको दूसरे पे डिपेंड करना पड़ा है, मतलब आपको दूसरे का सहारा लेना पड़ा है। तो एक क्लॉज ऐसी होगी जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होगी और एक क्लॉज ऐसी होगी जिसको सेंटेंस के बाकी पार्ट की ज़रूरत होगी अपना मतलब समझाने के लिए। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिमी क्राइड व्हेन जूडी लाफ्ड। अब जिमी क्राइड तो हमारे पास पूरी बात है, हमें पूरी समझ आ रही है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। अब व्हेन जूडी लाफ्ड हमें नहीं समझ आ रही कि कब हंसा जूडी, हमें नहीं पता। तो हमने क्या करना है, उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होगी जो हमें बताएगा कि कब जो है वो जूडी हंसा था। वो तब हंसा था जब जिमी रोया था या चिल्लाया था। जिमी क्राइड व्हेन जूडी लाफ्ड। तो व्हेन जूडी लाफ्ड हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इन दोनों को मिला के हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब ये कंपाउंड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। कंपाउंड में हमने देखा था दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी और कॉम्प्लेक्स में क्या था, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज थी। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। अब मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकती हैं, एक दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं और एक उसके अंदर ज़रूर डिपेंडेंट क्लॉज होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिमी लाफ्ड एंड जूडी क्राइड, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो गई। व्हेन द क्लाउन्स रैन पास्ट देयर सीट्स। अब व्हेन से हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज शुरू हो गई कि हमें समझना आती है। अगर हम अकेला सेंटेंस देखते हैं, व्हेन द क्लाउन रैन पास्ट देयर सीट, हमें क्लियर नहीं हुई ये बात कि जब जोकर या क्लाउन उनकी कुर्सियों के पास से गुज़रे, तो इसमें क्या समझ आई, हमें कोई बात समझ नहीं आई। तो उसके लिए हमें सेंटेंस के बाकी पार्ट की ज़रूरत थी। जिमी लाफ्ड एंड जूडी क्राइड व्हेन द क्लाउन्स रैन पास देयर सीट्स, के जब क्लाउन्स उनकी सीट्स के पास से गुज़रे तब जिमी हंसा और जूडी रोने लगा। ठीक है,
तो ये सारा मिलके एक हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शनल टाइप्स। पहले हमने देखी हैं बेसिक टाइप्स या जो सिंपल टाइप्स थी, अब हम फंक्शन के हिसाब से सेंटेंस की टाइप्स देखते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये क्या कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं कोई भी बात, कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट, कोई भी सोच, आप जो भी बात करना चाह रहे हैं ये डिक्लेयर करते हैं हम किसी को बताते हैं। मतलब जो सादा सेंटेंस होता है उसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। दे एंड विद अ पीरियड, मतलब कि ये फुल स्टॉप से एंड हो जाता है। पीरियड हम फुल स्टॉप को भी कहते हैं, डॉट को भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लें, बेबीज़ क्राई, के बच्चे रोते हैं। ये हमारे पास एक आइडिया है, एक थॉट है, हमारी एक सोच है, एक जुमला है, तो हम इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। शो स्ट्रॉन्ग इमोशन, कि ये हमें इमोशन, हमारी फीलिंग या हमारा हम जो भी कोई चीज़ फील कर रहे हैं, चाहे वो हैप्पीनेस है, कोई सैडनेस है, एंगर है, सॉरो है, कुछ भी है, हम ये चीज़ अगर फील कर रहे हैं तो उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। एग्जांपल देखें, व्हाट आ मेस दिस रूम इज़। ये अब हम इसमें गुस्सा भी दिखा सकते हैं, अपना हैरानी भी दिखा सकते हैं कि इस कमरे के अंदर कितना गंद है, और ये एंड किससे हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। अब यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। द केक इज़ रूइंड, अब ये दुख है किसी शख्स को जिसका केक ख़राब हो गया है, तो वो केक इज़ रूइंड कह रहा है और उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क हमें शो कर रहा है कि वो अपने अफसोस का, दुख का या गुस्से का इजहार कर रहा है। तो इस तरह होंगे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये कौन कौन से होते हैं, आस्क अ क्वेश्चन, के जिन सेंटेंसेस के अंदर हम किसी से सवाल पूछते हैं। ज़ाहिर है हम सिर्फ बातें ही तो नहीं करेंगे, हम अपना कोई सवाल भी किसी से कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस कौन से होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एज यू वुड एक्सपेक्ट दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, और ये किससे ख़त्म होंगे, क्वेश्चन मार्क से। ये क्वेश्चन मार्क भी देख लें आगे बना हुआ है। फॉर इंस्टांस, वाई डू बेबीज़ क्राई। अब हम किसी से सवाल करते हैं कि बच्चे क्यों रोते हैं, तो हम उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और राइटिंग के अंदर जब भी हमने कुछ अपनी बात सामने रखनी है तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है, और उस चीज़ का ख्याल हम पंचुएशन मार्क से ही रख सकते हैं। जैसे हमने एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया था, डिक्लेरेटिव में फुल स्टॉप लगाया था, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो इससे हम पढ़ने वाले को असल में समझा रहे होते हैं कि हम सवाल कर रहे हैं या सीधी बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास पंचुएशन मार्क्स का होना या इनका लगाना ज़रूरी है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव ऑर्डर और डायरेक्शंस एंड सो एंड विद अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, अब ये इम्पेरेटिव हैं, एक तो ये ऑर्डर देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, कोई एडवाइस भी दे रहे होते हैं, कोई प्रेयर भी दे रहे होते हैं। सॉरी, प्रेयर नहीं होते, एडवाइस हो सकती है। तो अगर ऑर्डर्स हैं, डायरेक्शंस हैं, एडवाइस है, तो हम किसी को अगर दे रहे हैं तो हम उसका वो सेंटेंस कोई भी हो सकता है। वो एक फुल स्टॉप से भी एंड हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से भी हो सकता है। जैसे सिट डाउन एंड लिसन। अब सिट डाउन में हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं किसी को कि बैठ जाओ और सुनो, तो इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे, और ये वाला सेंटेंस जो होगा वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब लास्ट हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो है एपोजिटिव। एपोजिटिव्स आर नाउन्स और नाउन फ्रेजेस दैट फॉलो और कम बिफोर अ नाउन एंड गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अब ये जो एपोजिटिव्स हैं, या तो ये नाउन होते हैं या फिर नाउन की फ्रेज़ होगी। मतलब कि ऐसे वर्ड होंगे जो नाउन को तो बता रहे होंगे पर पूरी बात उसके बारे में नाउन की नहीं बता रहे होंगे। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, जैसे हमने ऊपर फ्रेज़ में द बिविल्डर्ड ओल्ड मैन देखा था, तो बिविल्डर्ड ओल्ड मैन यहाँ पे, वहाँ पे नाउन फ्रेज़ था। तो ऐसे नाउन या नाउन फ्रेजेस जो
नाउन के या तो बाद में आते हैं या नाउन से पहले आते हैं और उस नाउन की मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं एपोजिटिव। इसकी एग्ज़ाम्पल देखें ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इंसेक्ट अ कॉकरोच इज़ क्रॉलिंग अक्रॉस द किचन टेबल। अब जो है कॉकरोच जो है, अब हम इसको सिंपल कर सकते थे, आ कॉकरोच इज़ क्रॉलिंग अक्रॉस द किचन टेबल, या हम दोनों में से किसी को भी हमें पॉजिटिव बना सकते हैं। वैसे अगर हम कहें कि द इंसेक्ट इज़ क्रॉलिंग अक्रॉस द किचन टेबल, अब हमने एक्सप्लेन तो करना है, हमने इंफॉर्मेशन देनी है मज़ीद कि वो कौन सा इंसेक्ट है। तो वो कौन सा इंसेक्ट है? कॉकरोच है। तो ये हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है 2 कॉमा से उसको अलग करके, तो कि उसके बगैर भी वैसे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। द इंसेक्ट इज़ क्रॉलिंग अक्रॉस द किचन टेबल, पर हो सकता है कोई आपसे सवाल कर ले कि कौन सा इंसेक्ट, तो आप पहले ही अपने सेंटेंस के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हो उस नाउन की, उस इंसेक्ट की, कि वो कॉकरोच है। या आप ऐसे करते हो, आ कॉकरोच इज़ क्रॉलिंग अक्रॉस द किचन टेबल, और किसी को नहीं पता कि कॉकरोच क्या है, तो आप उस कॉकरोच से पहले ही इंफॉर्मेशन दे देते हो कि द इंसेक्ट, कि वो एक इंसेक्ट है। आ कॉकरोच इज़ क्रॉलिंग अक्रॉस द टेबल, कि वो उस टेबल के या किचन की टेबल के पास से गुज़र रहा है। तो ये है हमारे पास असल में ए पॉजिटिव। और इस तरह से हमने ये सारी देख ली कि ग्रामर की क्या क्या बेसिक्स हैं। अब आप इनको दोबारा से पढ़ें और इनको समझें और रीडिंग करें, इनको समझने की कोशिश करें ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाए कि ग्रामर की बेसिक्स क्या क्या हैं। और अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप आगे बहुत ही आसानी से बाकी सारे ग्रामर की जो चीज़ें हैं इंग्लिश ग्रामर की, वो आप इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप नेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप कोई बुक से भी पढ़ सकते हैं, आपको मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलें इसको रीडिंग करें और इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू।